मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। बरसात की वो रात कोई आम रात नहीं थी। गांव वाले कहते थे कि जब आषाढ़ के महीने में लगातार 2 दिनों तक बिना थमे पानी गिरता है तो शमशान और नदी की सीमाएं मिट जाती है। गांव के सारे नदी नाले उफान पर थे। गंदा मटमैला पानी गलियों तक में घुटनों तक भर चुका था। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट ऐसी थी मानो कोई विशालकाय राक्षस छत पर पांव पटक रहा हो। मनीष अपने कच्चे कमरे की ढलती हुई छत के नीचे एक पुरानी खाट पर बैठा था। कमरे के कोने में रखी लालटेन की धीमी पीली रोशनी हवा के हर कोने के साथ थरकता उठता। खाट पर उसकी माँ पड़ी थी। शाम से ही उन्हें तेज बुखार था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई उनका शरीर तवे की तरह तपने लगा। मनीष ने दोपहर में ही अपने चाचा को वैद्य को बुलाने को भेजा था, पर चाचा शाम तक लौट कर ही नहीं आए। शायद उफनते नाले को पार ही नहीं कर पाए, कहीं फंस गए। रात के 11:30 बज रहे थे। माँ की सांसें उखड़ने लगी। उनके होंठ सूख कर नीले पड़ चुके थे और वो बदहवासी में कुछ बुदबुदा रही थे। मनीष ने उनका माथा छुआ, हाथ जलने लगा। अब और इंतज़ार करने का मतलब था माँ को मौत के मुंह में ढकेलना। गांव के दूसरे छोर पर काले जंगल के ठीक मुहाने पर वैद्य जी की हवेली थे। वहां तक पहुंचने का मतलब था कालिया नाला और बूढ़े बरगद की राह से गुजरना, जहां सालों से रात के वक्त परिंदा भी पर नहीं मारता था। मनीष ने अपनी फटी हुई बरसाती ओढ़ी, हाथ में लालटेन ली और जेब में माँ के लिए दवा का थैला रखा। उसने माँ के सिर पर हाथ फेरा और दरवाज़ा खोलकर बाहर की काली रात में कदम रख दिया। बाहर पांव रखते ही मूसलाधार बारिश की मार ने मनीष को झंझोड़ कर रख दिया। हवा इतनी तेज थी कि लालटेन की लौ पल पल में बुझने को होती। पानी का बहाव इतना तेज था कि पांव उखड़ रहे थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। किसी घर में दिया तक नहीं जल रहा था। जब मनीष गांव की आखिरी सीमा यानी कालिया नाले के पास पहुंचा तो अचानक बारिश की आवाज़ में एक अजीब सी ध्वनि खुलने लगी। ऐसा लगा जैसे पानी के नीचे कई लोग मिलकर किसी की मैयत का मातम मना रहे हों। मनीष रुक गया। उसने लालटेन ऊपर उठाई। सामने उफनते नाले के पानी के ठीक बीचों बीच एक साया खड़ा था। उसका मुंह मनीष की तरफ नहीं था, लेकिन उसके बाल पानी पर काली काई की तरह फैले हुए थे। मनीष की रीढ़ में सनसनाहट दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर कदम आगे बढ़ाया। तभी वो साया एक झटके में मुड़ा। उसका चेहरा चेहरा नहीं था, सिर्फ एक सफ़ेद गल चुका मांस का लोथड़ा था, जिसकी आंखों की जगह 2 ढटकते हुए लाल कोयले चल रहे थे। वो चीखी, ऐसी चीख जिसने बादलों की गड़गड़ाहट को भी दबा दिया। पानी में से दर्जनों सड़े हुए हाथ निकले और मनीष की टांगों को जकड़ने लगे। मुझे 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 माँ के पास जाना है, मनीष पागलों की तरह चिल्लाया। उसने लालटेन का जलता हुआ तेल उन हाथों पर उड़ेल दिया। एक खौफनाक चरमराहट के साथ वो साए पानी में समा गए। मनीष जान बचाकर आदमखोर पानी को पार करते हुए आगे भागा। अब रास्ता और संकरा और घना हो गया था। ये पिशाच विधि का रास्ता था, जहाँ दोनों तरफ ऊंचे और पुराने पेड़ झुके हुए थे। रास्ते के बीचों बीच खड़ा था सदियों पुराना बूढ़ा बरगद। बारिश की बूंदें जब बरगद के पत्तों पर गिरती तो ऐसा लगता जैसे कई हजारों सुइयां एक साथ चुभा रही हों। जैसे ही मनीष बरगद के करीब पहुंचा, लालटेन खुद ब खुद बुझ गई। चारों तरफ ऐसा अंधकार छा गया जैसे किसी ने आंखें ही फाड़ दी हों। अचानक उसे अपने कानों के ठीक पीछे किसी की ठंडी सड़ती हुई सांस का एहसास हुआ।
कहाँ जा रहे हो मनीष? एक फुसफुसाहट गुंजायम हुई। ये आवाज़ गांव के उन लोगों के थे जो पिछले कुछ सालों में इसी बरसात के रातों में गायब हो गए थे। मनीष ने माचिस निकाल कर तिल्ली जलाने की कोशिश की। पहली तिल्ली बुझ गई, दूसरी बुझ गई, तीसरी तिल्ली जैसे ही जली, रोशनी के उस छोटे से घेरे में जो उसने देखा, उससे उसका दिल दहल गया। बरगद की चटाइयों से उल्टे लटके हुए दर्जनों शव, उन सभी के चेहरे मनीष की तरफ घूम चुके थे। उनकी आंखें पथराई हुई थे और सबके होंठ पर एक खौफनाक मुस्कान थे। हमारे साथ रुक जाओ। वैद्य जी के पास कोई नहीं पहुंचाता। एक लटकती हुई लाश ने अपनी मुड़ी हुई गर्दन को सीधा करते हुए कहा। मनीष का खून जम चुका था, पैर भारी हो चुके थे, लेकिन आंखों के सामने उसकी मां का तड़पता हुआ चेहरा घूम गया। हटो मेरे रास्ते से, मनीष चीखा और अपनी पूरी ताकत से अंधेरे में ही आगे दौड़ पड़ा। पीछे से पैरों की आहटें, डरावने अट्ठास और हवा में तैरती हुई प्रेत आत्माओं के लंबे नाखून उसकी बरसाती को फाड़ने लगे। उसकी पीठ पर कई खरोंचे आ गई, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। वो भागता रहा, भागता रहा। आधे घंटे की भयानक कश्मकश के बाद मनीष का पांव पत्थर की सीढ़ियों से टकराया। उसने ऊपर देखा। वैद्य जी की पुरानी हवेली सामने थे। हवेली के मुख्य द्वार पर 2 बड़े पीतल के दिए जल रहे थे, जिन पर बारिश के पानी का कोई असर नहीं था। मनीष ने बदहवास होकर भारी लकड़ी के दरवाजे को पीटना शुरू किया। वैद्य जी, दरवाज़ा खोलिए, मां मर जाएगी। दरवाज़ा एक कराहती हुई आवाज़ के साथ अपने आप खुल गया। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ में जड़ी बूटियों का कूटने वाला खलबट्टा लिए बैठा था। उसकी आंखें एकदम शांत थे, जैसे उसे पहले से पता था कि मनीष आने वाला है। तुम आ गए बेटे, वैद्य जी ने बिना सिर उठाए कहा। इस काली रात में बरगद और नाले को पार करके जिंदा आने वाले तुम पहले इंसान हो। वैद्य जी ने तुरंत लाल रंग की एक पुड़िया और एक काढ़ा मनीष को दिया। इसे अपनी माँ को पिला दो, लेकिन याद रखना, वापस लौटते समय पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो जो रूह तुम्हें यहाँ तक छोड़ आई है वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। मनीष ने दवा ली, हाथ जोड़े और बिना एक पल गवाए वापस उसी डरावने रास्ते पर दौड़ पड़ा। वापस लौटते वक्त सन्नाटा और भी गहरा था। हवा में उसके नाम की पुकार गूंज रहे थे, कभी उसकी माँ की आवाज़ में, तो कभी चाचा की आवाज़ में। मनीष रुक जा, पीछे देख। मनीष ने अपने दांत भींचे, कान बंद किए और सिर्फ सामने देखता हुआ भागता रहा। पैर पत्थरों से छिल गए, शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अपनी माँ की सांसों पर था। भोर से पहली किरण जब आसमान में फूटी, तब मनीष अपने घर का दरवाज़ा धक्का देकर अंदर घुसा। माँ अभी भी खाट पर तड़प रहे थे। मनीष ने बिना देर किए काढ़ा उनके गले में उड़ेला। कुछ ही मिनट में माँ की तेज सांसें शांत होने लगीं। उनके माथे का बुखार उतरने लगा। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और मनीष के सिर पर हाथ रखा। बाहर बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन मनीष जानता था कि उस रात उसने जिस काले अंधकार को आत्माओं का सामना किया था, उसका निशान उसकी रूह पर हमेशा के लिए छुप चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं मिलूंगा आपसे किसी और कहानी के साथ। आकाश की आंखों में चमक थी। शहर के सबसे बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में से एक, मल्त्रोड़ा एंड सन्स में उसकी नौकरी पक्की हो गई थी। गांव की धूल भरी गलियों से निकलकर शहर की चकाचौंध और ऊंची इमारतों के बीच, यही उसकी मेहनत का फल था। उसके बूढ़े माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके लिए आकाश की सफलता उनके सारे संघर्षों का अंत थे। आकाश ने ज्वाइन किया और पहले ही हफ्ते से मन लगाकर काम करने लगा।
वो हर सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंचता और सबसे बाद में निकलता। उसकी काबिलियत और मेहनत ने जल्द ही उसे बॉस मिस्टर खन्ना का ध्यान उसकी ओर खींच लिया। ज्वाइनिंग के ठीक 15वें दिन दोपहर के वक्त मिस्टर खन्ना ने आकाश को अपने कैबिन में बुलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। आकाश, उन्होंने एक मोटी चमड़े वाली बाइंडिंग वाली पुरानी फाइल टेबल पर रखते हुए कहा, तुम नया नया ज्वाइन हुए हो और मैं जानता हूँ कि तुम मेहनत कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील काम सौंप रहा हूँ। आकाश ने सिर हिलाया। जी सर, कहिए। ये फाइल। मिस्टर खन्ना ने फाइल की तरफ इशारा किया जिस पर कोई नाम नहीं, बस एक अजीब सा चिन्ह था। इसे आज ही पहुंचाना है, जगह थोड़ी दूर है, तुम्हें लालगंज जाना होगा। लालगंज नाम सुनते ही आकाश के मन में कोई घंटी नहीं बजी। उसे लगा कि शहर के आसपास का ही कोई इलाका होगा। ठीक है सर, मैं पहुंचा दूंगा। कितनी दूर है? मिस्टर खन्ना ने एक लंबी सांस ली। यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर। शहर की भाग दौड़ से काफ़ी दूर अंदरूनी इलाके में। तुम्हें वहाँ मिस्टर रघुनाथ मिलेंगे, उन्हें यह फाइल देनी है। आकाश थोड़ा हिचकिचाया। 150 किलोमीटर। वो अभी अभी शहर में सेटल हुआ था, उसे रास्ते सही से पता नहीं थे, लेकिन उसने बॉस को मना करने की हिम्मत नहीं की। नए नए जॉब में ना कहना खतरे से खाली नहीं था। सर, शाम हो गई है, क्या मैं कल सुबह? नहीं आकाश। मिस्टर खन्ना की आवाज़ में एक अजीब सी सख्ती आ गई। ये फाइल आज ही हर हाल में पहुंचानी है। ये कंपनी के लिए बेहद ज़रूरी है। तुम अभी निकलो, शाम की 5 बजे वाली पैसेंजर ट्रेन पकड़ लो। वो तुम्हें लालगंज स्टेशन उतार देगी। वहाँ से तुम ऑटो या रिक्शा लेकर आगे जा सकते हो। आकाश के पास कोई चारा नहीं था। वो फाइल लेकर अपने डेस्क पर आया। उसने अपना बैग उठाया। सुबह से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, इसलिए वो अपने साथ एक छाता लाया था। उसने छाता लिया और ऑफिस से निकल पड़ा। स्टेशन पहुंचते पहुंचते बारिश तेज हो गई थी। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। 5 बजने ही वाले थे। आकाश ने टिकट खरीदी और लालगंज जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन पुरानी थी, डब्बे खाली खाली से थे। बारिश की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। आकाश खिड़की के पास बैठ गया। फाइल उसके बैग में सुरक्षित थे। जैसे जैसे ट्रेन शहर की सीमाओं को पार कर देहात की ओर बढ़ने लगी, बाहर का नज़ारा बदलने लगा। ऊंची इमारतों की जगह हरे भरे खेत और कच्चे मकान दिखने लगे। आकाश को ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा ही लग रहा था, पर एक अजीब बात भी थी। जैसे जैसे स्टेशन नज़दीक आ रहा था, बारिश और भयानक होती जा रही थी। खिड़की के कांच पर गिरते बूंदे किसी के रोने जैसी आवाज़ कर रहे थे। ट्रेन के डिब्बों में अब सिर्फ 3-4 लोग ही बचे थे और वो भी लालगंज से पहले वाले स्टेशनों पर उतर गए। आखिर के कुछ किलोमीटर आकाश ट्रेन से उस पूरे डिब्बे में बिल्कुल अकेला था। रात गहरा रही थे। घड़ी में 10:30 बज चुके थे। बाहर खूब अंधेरा था, जिसे सिर्फ ट्रेन की हेडलाइट और रह रह कर चमकने वाली बिजली ही भेद पाती। तभी एक लंबी डरावनी सीटी के साथ ट्रेन धीमी हुई। प्लेटफॉर्म पर एक बोर्ड लगा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था लालगंज। आकाश अपना बैग और छाता लेकर उतरा। ट्रेन रुकी, पर कोई और उतरा नहीं, ना ही वहाँ से कोई चढ़ने वाला था। जैसे ही आकाश ने प्लेटफॉर्म पर पैर रखा, ट्रेन एक झटके के साथ आगे बढ़ गई, जैसे वो भी उस स्टेशन पर एक पल और नहीं रुकना चाहती थे। ट्रेन की लाल लेट लाइट अंधेरे में गायब हो गई और आकाश उस स्टेशन पर वीराना रह गया। वो मंजर किसी हॉरर फिल्म से भी ज़्यादा डरावना था।
स्टेशन पर ना तो कोई कूली था, ना कोई स्टेशन मास्टर, ना ही कोई और यात्री, यहाँ तक कि एक कुत्ता या बिल्ली भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा, कान को फाड़ देने वाली बादलों की गर्जन और तेज मूसलाधार बारिश की आवाज़। प्लेटफॉर्म की पीली रोशनी, कुछ मरियल सी लाइटें जल बुझ रहे थे, जिससे अंधेरा और भी भयावह लग रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि छाता तानने के बावजूद आकाश भीगने लगा था। वो किसी तरह स्टेशन से बाहर निकला। बाहर का नज़ारा तो और भी दर्दनाक था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। कोई दुकान खाली नहीं, कोई ऑटो नहीं, कोई रिक्शा नहीं। सड़क के किनारे लगे खंभों पर भी लाइट नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी गहरी नींद में सोया है या फिर किसी चीज़ के डर से दुबका हुआ है। आकाश घबरा गया। इस अजनबी जगह पर इस तूफानी रात में वो क्या करे। उसे मिस्टर रघुनाथ का घर ढूंढना था, पर कैसे? तभी उसे सड़क के दूसरी तरफ एक पुरानी जर्जर सी दुकान दिखाई दी, जिसका टीन का शेड थोड़ा बाहर निकला हुआ था। आकाश ने सोचा कि वहां खड़े होकर बारिश कम होने का इंतज़ार करना बेहतर है। वो दौड़कर उस शेड के नीचे पहुंच गया, छाता बंद किया और अपने कपड़े झाड़ने लगा। जैसे ही उसकी सांसें सामान्य हुई, उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। शेड के नीचे एक गहरे अंधेरे कोने में लकड़ी की एक टूटी फूटी बेंच पर एक साया बैठा हुआ है। आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। वो अंधेरे में उस साए को गौर से देखने लगा। वो एक आदमी था। उसने मैला कुचैला कुर्ता पैजामा पहना था। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें चमक रहे थे। जैसे ही आकाश की नज़र उस पर पड़ी, वो आदमी हिला। उसकी आवाज़ गहरी और सूखी थी, जैसे बरसों से पानी ना पिया हो। लगता है बहुत दूर से आए हैं आप, उस आदमी ने कहा। आकाश चौंक गया। जी जी हाँ, उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। मैं शहर से आया हूँ। इतनी रात को इस भयानक तूफान में? उस आदमी ने एक ठंडी हंसी हंसी। लालगंज में अजनबियों का स्वागत अक्सर बारिश ही करती है, यह उस आदमी का कहना था। आकाश को वो आदमी अजीब लगा, पर इस वक्त वो अकेला था और उस आदमी की मौजूदगी उसे थोड़ी राहत दे रहे थे। मुझे यहाँ पास में एक होटल ढूंढना है, आकाश ने पूछा। क्या आप जानते हैं कोई होटल खुला होगा? वो आदमी फिर हंसा। इस बार आवाज और भी डरावनी थी। होटल? बाबूजी, ये लालगंज है। यहाँ शहर जैसी सुख सुविधाएं नहीं मिलती, और इस रात में तो मौत भी अपना रास्ता भूल जाए। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर हाईवे पर एक ढाबा है, वही एक ठिकाना है जहाँ आप रुक सकते हैं। 15 किलोमीटर? आकाश परेशान हो गया। इस बारिश में वहाँ कैसे जाऊँगा मैं? इंतज़ार कीजिए, उस आदमी ने कहा। बारिश रुकेगी शायद, तब तक बैठिए। आकाश के पास कोई और विकल्प नहीं था। वो उस टूटी हुई बेंच पर उस अजनबी से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। काफ़ी देर तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा, सिर्फ बारिश की आवाज़ थी। आकाश को लग रहा था कि वो आदमी उसे घूर रहा है। सन्नाटा तोड़ने के लिए उस आदमी ने फिर बात शुरू की। वैसे इतनी रात को इस बारिश में आपको डर नहीं लग रहा? आकाश मुस्कुराया, अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश में। नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता। यकीन? उस आदमी ने शब्द को दोहराया, जैसे उसे परख रहा हो। यकीन तो मुझे भी नहीं था। वो थोड़ा आगे झुका, जिससे उसका आधा चेहरा पीली जल बुझ रही लाइट की रोशनी में आ गया। उसके चेहरे का गहरापन और एक अजीब सी उदासी थी। आपको डर नहीं लगता? उसने आकाश की आंखों में देखते हुए कहा। पर मुझे एक बार लगा था, बहुत गहरा डर, और वो डर अब मेरे वजूद का हिस्सा बन गया है।
आकाश उसकी बातों से थोड़ा डरने लगा, पर उसके अंदर की जिज्ञासा भी जाग उठे थे। क्या क्या मतलब, क्या हुआ? उस आदमी ने एक लंबी सांस ली और अपनी कहानी सुनाने लगा। ये बात आज से कुछ साल पहले की है, उस आदमी ने कहना शुरू किया। मेरी नौकरी भी इस गांव के एक सरकारी दफ्तर में लगी थी। मैं रहने वाला तो शहर का था, लेकिन नौकरी के चक्कर में यहाँ आना पड़ा। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मैं अपने मामा मामी के पास पला बड़ा। उन्होंने ही मेरी शादी कराई थी। मेरी पत्नी रीता बहुत प्यारी थी। जब मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई तो मैंने सोचा कि पहले मैं यहाँ सेटल हो जाऊँ, फिर उसे लेकर आऊँगा। तब तक वो मामा मामी के पास ही रहेगी। मैं यहाँ आया, काम में लग गया। 1-1.5 साल निकल गए। मैंने काफ़ी मन लगा कर काम किया और कुछ पैसे जमा कर लिए हैं। अब वक्त आ गया था कि मैं रीता को भी यहाँ ले आऊँ। मैंने एक घर तलाशना शुरू किया। 2-3 दिन भटकने के बाद मुझे एक पुराने ज़मींदार का छोटा सा लेकिन खूबसूरत घर मिला। घर के मालिक को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उसने ये घर पानी के दाम पर, यानी कि बहुत ही सस्ते में मुझे बेच दिया। मैंने वो घर खरीद लिया। इस बात की जानकारी न मैंने रीता को दी, न मामा मामी को। मैंने सरप्राइज़ देना चाहता था। सारे दस्तावेज़ का काम पूरा हो जाने के ठीक 1 दिन बाद मैं उस घर की चाबी लेकर उसकी साफ़ सफाई करने के लिए गया। शाम का वक्त था। मैं घर के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर जो मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए। वो आदमी रुका, उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या देखा आपने? आकाश ने पूछा। घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ था। खुला था? हाँ, पर यह कैसे हो सकता है? चाबी तो मेरे पास थे। मैं ही पहली बार उस घर में दाखिल होने वाला था। घर का मालिक चाबी सौंप कर शहर जा चुका था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा शायद कोई चोर घुस गया है। मैं धीरे धीरे दबे पांव घर की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं घर के करीब पहुंचा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। घर के आंगन में कोई और नहीं, मेरी पत्नी रीता खड़ी थी। रीता? आकाश चौंक गया। लेकिन आप तो कह रहे थे कि वो मामा मामी के घर पर थी। वही तो, उस आदमी ने चिल्ला कर कहा। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या हो रहा है। न मैंने उसे बताया था, न मामा मामी को। उसे तो मेरे घर खरीदने की खबर तक नहीं थी। तो वो इस गांव, इस अनजान घर का पता कैसे जान गई? और वो इस घर के अंदर कैसे आई? वो आदमी चुप हो गया। उसकी आंखों में वो पुराना खौफ साफ दिख रहा था। फिर क्या हुआ? आकाश ने पूछा। उसकी अपनी सांसें रुक गई। मैं सुन रह गया। रीता को देखकर और मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जिसे मैं आज तक कभी भुला नहीं पाया। उसमें वही पुराने गर्माहट थे, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। वो मेरे पास आई और बोली, आप क्या सोच रहे थे? मुझे सरप्राइज़ देंगे? मैंने आपको सरप्राइज़ दे दिया ना। मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ, आपका मन पढ़ सकती हूँ। उसने कुछ नहीं बताया कि वो वहाँ कैसे पहुँची। जब मैंने मामा मामी के बारे में पूछा तो उसने बस इतना कहा, वो कुछ दिन बाद आएंगे। मुझे लगा वो शायद सच कह रही है। मेरी खुशी के आगे मेरा शक दब गया। हम दोनों आराम से उस घर में रहने लगे। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला भाग। इस कहानी का दूसरा भाग देखिए कल रात ठीक 8:30 बजे।